जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य। आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में एक और महत्वपूर्ण एग्जाम जो आगामी दिनों में उसका नोटिफिकेशन आना है, उसकी भर्ती भी होनी है ना। हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024। मैंने भर्ती 2024 बोल दिया, लेकिन कई विद्यार्थियों के मन में अब भी ये प्रश्न उठ रहा है, क्या सर ये 2024 का नोटिफिकेशन आ पाएगा? क्योंकि सारे के सारे जो विद्यार्थी, जो बेरोजगार साथी काफ़ी दिनों से इस बड़ी एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जो आपके यहाँ 2023 में विधानसभा चुनाव होने उससे जस्ट पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अब लगभग एक साल होने को आ गया है। क्योंकि बात उसी पहले वाले अगस्त की है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होने थे, आपकी अक्टूबर में आचार संहिता लगनी थी और हम सब का अनुमान था कि अगस्त और सितंबर में क्या आ जाएंगी, नई भर्तियों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपकी स्कूल व्याख्याता भर्ती महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन है वो नहीं है। फिर इस तरीके का विचार आने लगा कि जो ही नई सरकार बनेगी तो चुनाव के बाद पहला काम सरकार यही करेगी कि वो ये भर्तियों को नोटिफिकेशन जारी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर लोगों के ये विचार आने लगे कि लोकसभा चुनाव होंगे, उससे जस्ट पहले, आचार संहिता से पहले ये भर्ती आ सकती है, लेकिन नहीं आए और लोकसभा चुनाव भी हो गए और आज लगभग 3 महीने हो गए आचार संहिता हटे हुए, लेकिन अभी तक फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के बारे में किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं आ रहा किसी बड़े अधिकारी का। न तो आरपीएससी से आ रहा है, न ही सरकार की तरफ से आ रहा। बजट घोषणाओं में सरकार द्वारा ये जरूर कहा गया है कि हर साल 80,000 पद भरे जाएंगे और 5 साल में टोटल 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन उसका भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। अब हर साथी ये चाहता है कि भाई फटाफट ये इसका नोटिफिकेशन आए और हम एग्जाम दें, लेकिन कुछ के मन में ये विचार हो सकता है कि कोई भी भर्ती आती है तो साल भर से पहले तो एग्जाम नहीं होती, फिर उसका रिजल्ट आता है, 2-3 बार उसके आंसर की भी आती है, इस तरीके से 2-2.5 साल है वो निकल जाते हैं। सही बात है, लेकिन देखो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2011 में यही हुआ था। आपका जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आया था और मार्च में एग्जाम हो गई थी। लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी एग्जाम हो सकती है क्या। तो देखो, मैं आपको बता दूं, सरकार है वो फेयर काम करने के मूड में। मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो लगभग अपने राजस्थान में 55,000 व्याख्याता के पद है वो स्वीकृत है। कितने पद है? 55,000 पद है वो स्वीकृत है। उसमें से लगभग 42,000 पद है वो भरे हुए हैं, यानी 13,000 के आसपास है पद ये खाली है ना। प्लस आपने देखा होगा जो सेकेंडरी स्कूल थी उनको कर्मोन्नत करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया था, और उसमें भी लगभग आपके पास अगर 3 पोस्ट के हिसाब से बात करें तो 9,000 पोस्ट है वो उसमें क्रिएट होती है ना। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी और इंग्लिश की पोस्ट है वो भी स्वीकृत नहीं है। तो इस तरीके से लगभग 15,000 के आसपास ये टोटल पोस्ट हो जाएंगी आपकी, है ना। तो 15 और 13 यानी 28,000 के आसपास है आपकी लेक्चरर की पोस्ट वीकेंट रहेंगी, है ना। अब सरकार क्योंकि फेयर काम करना चाहती है, तो आप सब जानते हो कि पिछले 4 वर्ष की डीपीसी है वो बकाया चल रही है, और आप सब जानते हो कि जो स्कूल लेक्चरर पद है वो 50% प्रमोशनल है और 50% सीधी भर्ती से किया जाएगा। तो ये चीज सरकार अनुमान लगा रही है कि कितने पद और भरने चाहिए ताकि जिससे डीपीसी वालों का 50% और सीधी भर्ती वालों का 50% का जो कैलकुलेशन है वो हो सके, है ना। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम फटाफट होती है तो आपको क्या तैयारी करनी है, तो आज के इस सेशन में हम उसी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको फाइट करना है, क्वालिफाइड करना है, तो उसका सिलेबस है वो आपको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। और सिलेबस में भी आपको वेटेज कि भाई कौन से टॉपिक से क्या प्रश्न पूछा जाना है, हिस्ट्री से कितने होंगे, पॉलिटिकल से कितने होंगे, जीके के कितने होंगे, है ना। ये तमाम पॉइंट्स है अगर हम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं
तो फिर उसका बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। अगर ये चीज अपने दिमाग में कंसेप्ट के साथ नहीं होगी तो अपन क्या करेंगे, जिसका वेटेज कम होता है उसको ज्यादा पढ़ देंगे, जिसका वेटेज ज्यादा होता है उसको कम पढ़ देंगे, तो वहां अपने सामने समस्या आ सकती है। इसलिए हमें क्या करना है कि पहले अपन को जानना है कि कौन से पॉइंट का क्या वेटेज रहने वाला है। आज के सेशन में हम उन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नया जो नोटिफिकेशन आता है उसमें सिलेबस में अगर कुछ चेंज होता है तो एक दो पॉइंट चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो कुछ पॉइंट चेंज हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो संभावना नहीं है। इसलिए हम अगर इसको आधार मान के भी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन हो सकता है। तो ठीक है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। अब देखो ये रहता है आपके स्कूल लेक्चरर का जो प्रथम पेपर होता है उसका ये पैटर्न होता है, यानी आपके जो आप आरईएस बनोगे ना, आरईएस है ना, राजस्थान एजुकेशन सर्विस, जो गजेटेड ऑफिसर होंगे, तो वो आपको किस तरीके से बनना है। तो देखो इसमें प्रथम पेपर का जो पाठ्यक्रम है उसका वर्गीकरण दे रखा है। अब देखो पहला जो आता है इसमें आता है आपका हिस्ट्री में है, आपके हिस्ट्री में कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री में से, यानी आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 अंक का होगा और कुल मिला के 30 का वेटेज होगा हिस्ट्री में। यानी आप सब जानते हैं पहले पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे, है ना, 75 क्वेश्चन और 150 मार्क्स होंगे। उसमें से आपके हिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के हिसाब से, है ना। इसी तरीके से सेकंड आता है करंट अफेयर्स, यानी उस समय की जो गतिविधियां हैं पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल के जितने भी जो करंट अफेयर्स के मामले हैं उसके आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और टोटल है वो 20 नंबर के आपके जो मार्क्स हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी से आप तैयारी लग जाओगे तो आपका करंट अफेयर है वो भी एकदम रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है आपका मेंटेनेबिलिटी और मैथ्स, है ना, जो आपकी मानसिक क्षमता परीक्षण यानी मेंटेनेबिलिटी और मैथ्स से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और टोटल है वो 20 नंबर का ये आपका पेपर, यानी 20 नंबर के टोटल मार्क्स हो जाएंगे किससे, आपके मैथ्स एंड मेंटेनेबिलिटी से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है हिंदी में कितने आएंगे, हिंदी में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 10 नंबर का टोटल वेटेज है वो हिंदी का रहने वाला है। हिंदी का कितने का रहेगा, 10 नंबर का वेटेज। उसी के बाद अंग्रेजी की बात करें तो आपके इंग्लिश में रहेंगे 5 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, 2 नंबर का एक होगा और टोटल 10 नंबर का वेटेज है वो इंग्लिश का रहने वाला है। जो पुराने साथी जो तैयारी कर रहे हैं और ये आशा रखते हैं कि इस साल अपना सिलेक्शन होगा, उनके लिए ये बात पुरानी हो सकती है, लेकिन जो नए जुड़े हैं और उनके वो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है कि इस साल हमें RES यानी गजेटेड की मोहर हमें लेनी है, इस साल हम अटेस्टेड करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो और भी खास हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। आपके जो जनरल साइंस है उसके भी 5 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के हिसाब से, 10 नंबर का ये पैटर्न रहेगा आपका जनरल साइंस से रिलेटेड, है ना। इसके बाद आपकी जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी से में 5 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर का और 10 नंबर का वेटेज है वो इंडियन पॉलिटी से रहने वाला है। राजस्थान का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उसके भी 5 क्वेश्चन है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 10 नंबर के आपके क्या होगा, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड। इसके अलावा आपका जो एजुकेशनल है और एजुकेशनल मैनेजमेंट है, आपका RT है, राइट टू एजुकेशन है, अधिनियम 2009 है, इसके आपके 15 क्वेश्चन हैं और 2 नंबर का है, टोटल 30 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से आपके टोटल आपके क्वेश्चन कितने आ जाएंगे, 75 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल 150 है वो मार्क्स हो जाएंगे,
है ना। इस तरीके से आपका ये सिलेबस है वो बटा हुआ है, यानी आपका कौन कौन सा क्या आएगा ये आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं और इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री के 15 हैं, करंट अफेयर्स के 10 हैं, जो आपके मेंटेनेबिलिटी और मैथ है उसके 10 हैं, हिंदी के 5 हैं, आपके इंग्लिश है उसके 5 हैं, जनरल साइंस के 5 हैं, आपके इंडियन पॉलिटी के 5 हैं, ज्योग्राफी के 5 हैं, और आपका जो शैक्षिक परिदृश्य है ना, RT है, उसके आपके 15 क्वेश्चन है। टोटल आपके 75 क्वेश्चन है वो 150 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये चीज आपने क्लियर कर ली, लेकिन कईयों के मन में ये रहता है कि इसके लिए तो हमें अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। देखो जीके के लिए मैं आपको बता दूं कि जीके के जो अलग अलग टॉपिक है, जैसे मैं बात करूं कि भाई आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के लिए आपको एक अलग बुक, जैसे मान लो आप लक्ष्य की ले ली, आपने सिखवाल की ले ली, आपने कोई और राइटर जो आपके हिसाब से बढ़िया जिसकी आपको इजी लैंग्वेज लगती है उसके ले ली। करंट अफेयर्स है, इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, जो आपकी मंथली करंट अपडेट आती है उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपका जो मेंटेनेबिलिटी है इसके लिए लगा, फिर हिंदी अंग्रेजी, आपका जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इसके लिए आप एक या दो बुक, है ना, कंबाइंड जो बुक आती है उसको आप ले लो और उसकी 1 2 3 4 5 जितनी बार आप रीडिंग लगा सकते हो उतनी बार आप रीडिंग लगाओ, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो उसे आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे, और लिमिट का पढ़ोगे जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा उसे आप क्या कर पाओगे, इकट्ठा कर पाओगे, और उसका बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप समेटने का प्रयास करोगे तो होता ना कि हम बहुत ज़्यादा मिट्टी है वो लेते हैं तो वो मिट्टी हाथ से क्या हो जाती है, फिसल जाती है ना, और वही गिल्ली मिट्टी होती है तो गिल्ली मिट्टी को हम आसानी से हाथ में ले सकते हैं ना। तो उसी तरीके से करना, आपको पक्का करना है उस चीज़ को, है ना, उसको गिल्ली बनाना है, और आपका सिलेबस सारा गीला हो जाएगा एकदम रहेगा तो उसे आप आसानी से समेट पाओगे, और परीक्षा के समय आप उन्हें रिवीजन करके जाते हो या नॉर्मल तरीके से जाते हो तो भी वो चीज़ आपको परीक्षा हॉल में वापस से याद आ जाएगी, है ना। तो जीके के लिए आपको नॉर्मली एक दो बुक आप मान लो, इसके अलावा आपका जो एजुकेशनल है RT है उसके लिए अलग एक बुक हो सकती है। करंट अफेयर के लिए तो आपको 2-3 बुक जो मंथली आती है उनको आपको रीड करना होता है ना। इसके अलावा आपकी जो मेंटेनेबिलिटी के लिए भी नॉर्मली कोई बुक है जो आपके सिलेबस में दे रखी है, क्योंकि उसके लिए क्या मांगता, प्रैक्टिस मांगता है, और इनके लिए लास्ट समय आप बचता है तो उसमें आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने आप को चेक कर सकते हो, जो मॉडल पेपर होते हैं उनके माध्यम से अपने आप को चेक कर सकते हो। प्लस अपना होता है विश्वास, खुद पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ वाला ये पढ़ रहा है और मैं ये पढ़ रहा हूँ, नहीं। जब वहाँ पे प्रश्न आते हैं तो प्रश्न तो आप सब जानते हो कि 60% है वो आपके नॉर्मल होते हैं, 40% थोड़े हार्ड होते हैं। तो अब ये आप ये सोचोगे कि मेरा पास वाला ये पढ़ रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इससे आपका जो विश्वास है वो भी कम होगा और आप है वो एग्जाम में भी घबरा जाओगे। आपके पास जो है वो पर्याप्त है ना, आपके पास है वो पर्याप्त है, आप दूसरे की तरफ मत देखो। ये क्या, अगर आपके पास समय बचता है तो आप पूरी चीज पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी मन में विचार नहीं लेके आना है कि मेरे पास तो ये मैटर है ही नहीं, मेरे पास वाले के तो पास इतना मैटर है, मेरे पास वाला तो जीके की 10 किताब पढ़ रहा और मैं 1 2 3 ही पढ़ रहा हूं। नहीं, जो भी पढ़ो उसे टाइम मिलना चाहिए। आपने एक किताब एक बार पढ़ दी, 10 किताब एक बार 10 बार पढ़ी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। और 2 किताब को आप 5 बार पढ़ो तो उसका बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो किताब के लिए वो कौन सी हो गई, प्लस आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसमें आप कुछ नोट्स भी बना सकते हो। जैसे भाई RT है, RT की धारा वगैरह होती है तो उसके आपके हैंड्स नोट है, आप बना सकते हो, है ना। RT में आपके हैंड्स नोट हो जाएंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसमें आपके हैंड्स नोट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप हैंड्स नोट बना के क्या कर सकते हो, एग्जाम को और ज़्यादा इजी बना सकते हो। साइंस में, साइंस के भी आप कुछ नोट्स बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है सब कुछ, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप तैयार हो सकते हो, साइंस के नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश में आपकी वोकेबलरी है तो आप कोई डिक्शनरी वगैरह वहाँ से वो सारी चीज़ है वो कलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो इस आधार पर आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आपको विश्वास रखना है कि 2024 में भर्तियां आएंगी, 2025 में एग्जाम होगी, क्योंकि एक RPSC ने कैलेंडर भी जारी किया था
तो अगर उसके आधार पर ये सोचने लगो कि भाई अक्टूबर तक तो कैलेंडर आ गया, इसका मतलब एग्जाम नहीं होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। सरकार चाहे तो बीच में भी एग्जाम करवा सकती है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ उसमें कि भाई इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ आप अपने मन में रखें, विश्वास रखें, नोटिफिकेशन आएगा। जो तैयारी कर रहे हैं साथी वो मन लगा के तैयारी करते रहें, और निश्चित रूप से जब आप तैयारी करते रहोगे तो भर्ती भी आएंगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ की है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आपको कमेंट करके बताना है। आपकी क्वेरी कोई हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आपको पूछनी है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर करना है। तैयारी करेंगे एग्जाम की, मिलकर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।